नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा जो पहले पीजीटी, टीजीटी का टीचर का वैकेंसी निकाला जाता था, उसको ख़त्म करके झारखंड सरकार ने क्या किया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक नियमावली बनाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है पद का नाम जो टीचर का है वो आचार्य हो जाएगा, सहायक आचार्य हो जाएगा। और उसका नियमावली जो है 20 तारीख को देखिए इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो नियमावली को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा और आने वाले 6 महीनों में इसकी वैकेंसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज इसका जानकारी हम लोग ले लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और नियमावली क्या कहती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा कहने का मतलब क्या है, 9 से 12 क्लास तक का जो क्लास होता है उसको माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशंस में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 विद्यालयों में माध्यमिक सेकेंडरी यानी कि 9 से 12 आचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। देखिए ये सारा कॉपी पेस्ट ही है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सारे कॉपी पेस्ट ही हैं, ज़्यादा कुछ सुधार नहीं किया गया, बस जो नाम वगैरह है वो सब चेंज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसके अध्याय 1 में लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह नियमावली झारखंड सरकारी माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 आचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें है, यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषाएं इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ये हमें जानना जरूरी नहीं है। जानना जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, माध्यमिक किसको कहते हैं, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन होंगे, नियंत्रण पदाधिकारी का परिभाषा क्या है, प्रधानाचार्य का परिभाषा क्या है। ठीक है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमें जो जानना जरूरी है वो देखना है कि उम्र सीमा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, उसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, वेतन मान कितना है। ठीक है, ये सभी की जानकारी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ये सारे अभी तक परिभाषाएं हैं चल रही है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान किसको बोलेंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, यूजीसी समानांतर सत्र पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है, यानी ये सारी चीज़ें जो परिभाषा वाला अध्याय है, अध्याय 2 है। अध्याय 3 में क्या हुआ है, अध्याय 3 में आपका देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी माध्यमिक 9 से 12 विद्यालय वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप माध्यमिक आचार्य की निम्नांकित श्रेणियां होगी। क्या क्या श्रेणियां है टीचर्स की, क्या क्या होगी, वो यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रधानाचार्य होगा, तो प्रधानाचार्य का भी 2 तरीके का नियुक्तियां होगी। एक है प्रधानाचार्य मूल कोटि, जिसका वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रखा है, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है। उसके बाद प्रधानाचार्य वरीय वेतनमान कोटि यानी कि जो प्रमोट होके जाएगा, ठीक है, उसका है 53,100 से 1,67,800, ये लेवल 9 का पोस्ट है। हो गया यहाँ पर प्रधानाचार्य का के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे माध्यमिक सेकेंडरी 9 से 12 क्लास के आचार्य के बारे में। वो आचार्य कौन होंगे, माध्यमिक इसमें भी 2 तरीके का होगा, एक मूल कोटि का होगा और एक आपका जो होगा वरीय वेतनमान का होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक मूल कोटि वाले के जो वेतन होगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच का। फिर माध्यमिक जो कि वरीय वेतनमान कोटि का होगा उसका वेतन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो लेवल 7 में होगा। फिर माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 आचार्य प्रवरण वेतनमान कोटि जो कि लेवल 8 का होगा। मतलब यहाँ पर जो लेवल 6 में ज्वाइन करेंगे उसका प्रमोशन दो ठो है, लेवल 7 और लेवल 8 का। ओके। अब यहाँ पर सरकारी माध्यमिक विद्यालय वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालय सहित शिक्षकेतर कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ, यानी कि शिक्षक को छोड़कर और जो सहयोगी होते हैं उन लोगों का क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या वेतनमान है, ये देखिए। प्रयोगशाला सहयोगी जो कि 11, 12, 9, 10 में तो जरूरी है, तो यहाँ पर जो सहयोगी होंगे और उसका जो मूल कोटि में आपका नियुक्ति होगा उसका वेतनमान रखा है 25,500 से 81,100 जो कि लेवल 4 का होगा। फिर इसी तरीके से इसमें 2 पोस्ट और बढ़ाए गए हैं, वरीय वेतनमान कोटि का जो कि लेवल 5 का पोस्ट है और प्रयोगशाला सहयोगी प्रवरण वेतनमान जिसका लेवल 6 का पोस्ट है। ये बात समझ में आ गई। फिर और एक इसमें जो होगा लिपिक का पोस्ट होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना 1749 दिनांक 27/3/2010 द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार वेतनमान एवं श्रेणियां होगी, जिसे विभागीय अधिसूचना 2880 दिनांक 14/10/2024 द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो देखिए इसे ये सब पुराना वाला ही कॉपी पेस्ट है, नया नहीं है। आदेशपाल का जो होगा वो क्या है, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये हो गया इतना सारा पोस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि नियुक्तियाँ किसकी होगी। देखिए ये जो यहाँ 5th नंबर पॉइंट है, इसमें नियुक्तियाँ किसकी करी जाएगी ये लिखा हुआ है। नियम 3 एवं 4 का क में प्रधानाचार्यों, माध्यमिक आचार्यों एवं प्रयोगशाला सहयोगियों की दर्शाई गई श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधी नियुक्ति की जाएगी। समझ में आ गया बात। वरीय वेतनमान कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान कोटि अथवा दोनों जो लागू हो के पद पदोन्नति द्वारा उस श्रेणी की मूल कोटि के नियुक्त प्रधानाचार्य माध्यमिक और सेकेंडरी 9 से 12 आचार्य प्रयोगशाला सहयोगी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि केवल मूल कोटि वाले लोगों का ही डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करा जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है। तो मूल कोटि का जो हो जाएगा तो वरीय वेतनमान वाले लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ देखिए। वित्त विभाग झारखंड के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियम 3 एवं 4 क में दर्शाई गई श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। समझ में आया बात। ठीक है, 12 वर्ष तो मिनिमम आपको लगेगा प्रमोशन होने में। नियम 3 का ख एवं 4 का क में दर्शाई गई माध्यमिक क्लास 9 से 12 आचार्य एवं प्रयोगशाला सहयोगी की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमानीय पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान के न्यूनतम 12 वर्षों की सेवा करने वाले माध्यमिक आचार्य प्रयोगशाला सहयोगियों को वरीयता क्रम में देय होगा। समझ में आ गई बात। 12 वर्षों का एक मिनिमम टाइम पीरियड रखा है जिसमें उसको वरीयता मिलेगी। प्रवरण वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाएगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय 9 में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय संवर्ग पदों पर, जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें पदोन्नति जो होगी वो अध्याय 9 में लिखा हुआ है, उसमें कि राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगा राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पे के लिए, जिला स्तरीय स्थापना समिति होगा जिला स्तरीय संवर्ग के पदों के लिए। ठीक है, तो संवर्ग यहाँ पर देखिए जैसे संवर्ग लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें संवर्ग लिख दिया गया है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालय सहित प्रधानाचार्य माध्यमिक क्लास
9 से 12 आचार्य प्रयोगशाला सहयोगी द्वारा संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो कहाँ पर कौन सा अधिकारी होगा, ये सारे इस संवर्ग में लिख दिया है अध्याय 4 में। अब जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उसमें लिखा हुआ है अध्याय 6 में माध्यमिक आचार्य की अर्हताएं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगा, उसकी अर्हताएं क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो वर्तमान 9 एवं 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित इस नियमावली के नियम 3 का ख 1 में उल्लिखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। मतलब JSSC को यहाँ पर ये भेजी जाएगी कि आपको कितना पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करना है। चिन्हित रिक्तियों में से 20% पद सरकारी मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निर्धारित अर्हता प्राप्त 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले स्नातक से प्रशिक्षित सहायक आचार्य अभ्यर्थियों से एवं शेष 80% पद दोनों सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। कहने का मतलब है जो अभी इन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उनको जितनी भी वैकेंसी होगी, मान लीजिए 100 वैकेंसी होगी, उसमें 20 सीट जो है इन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए रखा जाएगा और 80 वैकेंसी जो होगा वो पूरा बाहर ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्षों का अनुभव भी जरूरी है। ठीक है, सरकारी मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3 का ख 1 में उल्लिखित सभी रिक्त पद सीधी नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी। मान लीजिए नहीं है 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले टीचर्स, तो उनकी नियुक्तियां जो होगी वो इन डायरेक्ट रूप से की जाएगी। उनका जो सीट होगा उसको सीधी नियुक्ति के द्वारा भर दिया जाएगा, मतलब सीट को खाली नहीं रखना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। इसको भी कुछ नया नहीं किया, पुराना ही थोड़ा सा रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए मेन बात आती है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में B.Ed होना चाहिए। मतलब आपको तो पहले स्नातकोत्तर होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ हो और साथ में आप जो है B.Ed की डिग्री भी रखे हैं। ठीक है, B.Ed की भी डिग्री रखे हैं, तभी आप इसके तहत नियुक्ति ले सकते हैं। इसमें एक अथवा का कंडीशन भी है कि 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्राप्त मान्यता संस्थान से शिक्षा में स्नातक होनी चाहिए। मतलब ये
2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार जो है 45% होना चाहिए, और जो अभी के अनुसार है वो 50% उसमें स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए और मार्क्स उसमें कितने होने चाहिए, और वेतनमान आप यहाँ तक देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, और इसमें और 2 ठो अथवा जो लिखा हुआ है उसमें भी लगभग वही लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये मैं PDF शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स सारे लिखे हुए हैं, किन किन सब्जेक्टों में कौन कौन से विषयों में नियुक्ति होने वाली है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर सभी जो नियम है वो लिख दिए गए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। ये सारे वही चीज़ मेंशन किए हुए हैं जो मैंने बताया। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर को डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषयों का अध्ययन किया गया हो। मास्टर डिग्री इन कंसर्न अपॉर्टमेंट सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसके पहले मैंने ग्रेजुएशन जो बोला था, सॉरी, वो स्नातकोत्तर मतलब यहाँ पर हो गया मास्टर डिग्री बोल रहा है, ठीक है। मास्टर डिग्री यानी कि MA किया होना चाहिए आपको, MA के साथ फिर BEd भी मांग रहा है, थोड़ा सा टफ हो गया है। ओके, तो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर। टोटल आपको यहाँ पर मिल रहा है 30 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 30 सब्जेक्ट्स मिल रहा है। उसमें यहाँ की मूल भाषाओं पर भी है, ठीक है, मूल भाषाओं के लिए भी रखा गया है टीचर की वैकेंसी। अब यहाँ पर देखिए माध्यमिक सेकेंडरी विशेष शिक्षा आचार्य जो होंगे उसमें क्या दिया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको MA होना चाहिए, है ना। आर्ट्स सब्जेक्ट है तो आर्ट्स के लिए MA MSc, है ना, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, MA हो गया, MSc हो गया, ठीक है, ये सब होना चाहिए। फिर उसमें BEd भी होना चाहिए, विशेष शिक्षा में BEd होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर सारी बातें लिखी गई है, आप एक एक करके इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए हुए रहते हैं ना, यानी कि क्या विस्थापन वाले लोग होते हैं बहुत सारे, उसके लिए भी अलग से रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए भी सीटें रखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए उम्र सीमा को लेकर बात करते हैं। उम्र सीमा में क्या है, अनारक्षित कोटि, ये 40 वर्ष दिया हुआ है अनारक्षित कोटि के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा उस वर्ष की 1 अगस्त को उम्मीदवार की आयु जो है 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम कोटिवार निम्न रूपेण होगी। तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए। उसके बाद अनारक्षित कोटि का जो लोग होंगे, जो जनरल कैंडिडेट होंगे, उनका अधिकतम उम्र 40 वर्ष लिखा गया है, अगर विकलांग है तो 45 वर्ष लिखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS में भी 40 वर्ष है और इधर विकलांग के लिए उसमें 45 वर्ष है। महिला जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग किसी में भी है, उसका उम्र में थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसको, छूट दी गई है, 43 वर्ष का है दिया हुआ है, और विकलांग जो होंगे महिला उसको 48 वर्ष का दिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42 वर्ष और इधर 47 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष एज हो गया पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैंडिडेट का, इसमें दिया हुआ है 42 वर्ष और विकलांग है तो 47 वर्ष। अनुसूचित जाति यानी कि पुरुष या महिला हो यानी कि SC कैंडिडेट हो तो उसमें 45 वर्ष का दिया गया है और 50 वर्ष विकलांगों के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा है।
अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में चले जाएं हम लोग तो पुरुष या महिला कोई भी हो उसके लिए 45 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है और विकलांगों के लिए 50 वर्ष की रखी गई है उस कोटि में। तो ये हो गया आपका उम्र सीमा क्या होगी। तो उम्र में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या है, झारखंड सरकार एग्ज़ाम लेगी तब तो, एग्ज़ाम ही नहीं ले पाती है। अब आगे देखते हैं, जांच परीक्षा निम्नमत होगी। जो परीक्षा होगी वो 2 पत्रों में होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसके। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान संचालन की, देखिए इसमें कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो प्रधानाचार्य हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया भी रखी गई है, उसकी सामान्य जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो 100 अंक होंगे एवं हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंक के होंगे, यानी कि इसमें सामान्य ज्ञान का हो गया 100 मार्क्स और आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा का हो गया 100 मार्क्स, और दोनों मिला के कितना हो गया 200 अंक, ठीक है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2, जिस विषय में आपने नियुक्ति लेनी है, ठीक है, उस विषय की परीक्षा आप देंगे और वो होगा 300 अंकों का। तो टोटल कितना हो गया 500 अंकों का आपका एग्ज़ाम हो गया। कितने हो गया 500 का, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है, उक्त प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी। ड्यूरेशन इसका आपको 3-3 घंटे की दे रखी है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 अर्हता क्वालिफिकेशन प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ये वाला पेपर जो है केवल क्वालिफिकेशंस के लिए है, आपको पास करना है और उसके लिए न्यूनतम आपको मार्क्स 33% लाना होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है तो उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब जांच नहीं करा जाएगा। पहला ही पेपर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपने फेल कर गया तो सेकंड पेपर जांच करने का मतलब ही नहीं है। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न पत्र 1 जो होगा जिसमें सामान्य ज्ञान है और हिंदी और अंग्रेजी भाषा है, उसमें स्नातक स्तर का पूछा जाएगा, मतलब आपका ग्रेजुएशन तक का पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 50% अंक तो लाना अनिवार्य होगा आपका, जो कि प्रश्न पत्र 2 है, यानी कि जिस विषय में आप नियुक्ति ले रहे हैं उस विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको MA स्तर का पूछा जाएगा या फिर MSc स्तर का पूछा जाएगा, मतलब मास्टर डिग्री का, और उसमें आपको मिनिमम 50% अंक तो लाने ही होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो भी अंक चाहिए वो तो अलग बात है। और यहाँ पर लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इतना तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आप आचार्य या सहायक आचार्य के पद में जा सकते हैं। फिर और एक यहाँ पर बता दिया गया कि मेधा सूची में 1 से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। कहने का मतलब है मैंने भी 100 नंबर लाया, किसी और विद्यार्थी ने भी 100 नंबर लाया, अब इसमें देखा जाएगा कि किसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि 1 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार अधिकतम 4 अंकों तक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कहने का मतलब है किसी का परसेंटेज आया 69.2354 है ना, और किसी का आया 69.2352, राइट। तो यहाँ पर किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 4 अंकों तक लास्ट में लेगा वो, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था प्रधानाचार्य के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये लिखा गया है कि इसको जो है ना अपना थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर में काम करना पड़ता है ना सारे आजकल, तो जो भी डाटा बनाते हैं वो फीड करते हैं वो सारे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में करते हैं, इसलिए इसमें
लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से सारे सूचनाएं जो है आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। और प्रधानाचार्य के लिए अलग से जो यहाँ पर मांग रखी गई है वो देखिए क्या क्या रखी गई है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होगा और अधिकतम आयु जो है 45 वर्षों की होगी। समझ में आ गया बात। मिनिमम 30 वर्ष का होना ही चाहिए वो, तभी प्रधानाचार्य बन सकता है। तो अनारक्षित कोटि में जो है 45 वर्ष रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी 45 वर्ष रखा गया है। महिला अगर हो किसी भी वर्ग में किसी भी श्रेणी में तो 48 वर्ष रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो यहाँ पर 47 वर्ष रखा गया है। ठीक है, 47 ईयर्स। ये सब प्रधानाचार्य के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 50 साल और अनुसूचित जनजाति के लिए मैक्सिमम 50 साल हो सकता है। अब यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताएँ क्या है, यहाँ देखिए। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा जो अध्यापक हैं तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो भी हैं, ठीक है, तो उसका जो नियुक्ति होगी होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण जो है 2014 के अनुसार ही किया गया है। उसके बाद इसमें साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपका प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति होनी है तो आपका जो बीएड होना जरूरी है और 50% अंक जो है स्नातकोत्तर में यानी कि मास्टर डिग्री में आपको प्राप्त करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति हो सकती है। और बाद बाकी सब वही नियम है जो पहले लिखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट इसका यहाँ पर देखिए कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शिक्षक योग्यता के अंकों में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी, जिस हेतु अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सक्षम प्राधिकार होगा। समझ गए बात। देखिए, अब प्रधानाचार्य आप बनेंगे तो उसके लिए तो आपको कुछ क्या है कि अनुभव चाहिए। तो अनुभव क्या है यहाँ पर देखिए कि नियुक्त होने वाले विषय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा वर्ग 9 से 10 के रूप में कार्यरत एवं नियुक्त होने वाले विषय में न्यूनतम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली प्रधानाचार्य बन पाएंगे। ठीक है, अब ये सब देखिए वांछित योग्यताएं हैं कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंट करना, यूट्यूब के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाई करना, ये सब जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होगा वो इसकी वांछित योग्यताएं हैं। जरूरी नहीं है लेकिन है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी 200 अंक होंगे और 300 अंक होंगे दूसरा पेपर में। सेम चीज़ है, सारी चीज़ें सेम है। बाद बाकी जो भी शिक्षक की नियुक्ति के लिए आचार्यों की नियुक्ति के लिए होगा वही प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए किया जाएगा। प्रयोगशाला सहयोगी के लिए भी अर्हताएँ यहाँ पर लिखी गई है, लगभग सेम है, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जिला स्तरीय स्थापना समिति का जो उप निदेशक होगा, ये सभी चीज़ यहाँ पर लिख रखा है कौन कौन होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे जैसे जिला स्तरीय वाले में, उसी तरह जिला के वरीयतम अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। ठीक, ये सारी बातें लिख रखी है यहाँ पर, अधिकारियों के लेकर संवर्ग वाली बात जो थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो ये वैसे पूरा PDF बता पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरा नाम है प्रेम पंकज और मैं जो आपको YouTube चैनल में फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ उस YouTube चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर। तो आप अगर अच्छे तरीके से झारखंड गवर्नमेंट का एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं और झारखंड जीके को मजबूत करना चाहते हैं तो माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज आप सभी को आने वाले सभी रिक्रूटमेंट के लिए शुभकामनाएं। और आज जो JPSC का रिजल्ट दिया है मेंस का और जिन कैंडिडेटों का हो गया है उसको बहुत बहुत
स्वागत है। आइए इंटरव्यू दीजिए और अपना जो रिजल्ट है उसको बनाइए। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।